गाइस वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीदा कॉमर्शियल। सो क्लास आज हम अपने बीबी बीकॉम ऑनर्स के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 2 में हमने क्या करेंगे, पार्ट 1 हमने कर लिया था जिसमें मैंने आपको यूनिट 1 के हाफ टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए थे। आज हम इसी में ही अपनी यूनिट 1 के रिमेन टॉपिक को कवर अप करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट यूनिट 1 के रिमेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। होपफुली समझ में आया हुआ आपको पार्ट 1 यूनिट 1 के सभी टॉपिक जितने मैंने पढ़ाए थे। आज हम क्या करेंगे, इसमें रिमेन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे जिसमें हम HRM और HR डिफरेंस करेंगे, जॉब एनालाइज, जॉब पॉलिसीज करेंगे, HR की क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे इसमें, 7 to 6 टॉपिक्स हैं जो रिमेन थे इस यूनिट के और वो ही सब मेन टॉपिक्स हैं। तो क्विकली आज इसमें इसे कवर करते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की या फिर यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे। सो गाइस स्टार्ट दैट चैप्टर विद मी। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में डिफरेंस बिटवीन HRD एंड HRM। अब हम जानेंगे कि हमारा HRM और HRD क्या होता है। HRM रिप्रेजेंट करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, वेदर अनदर होल्ड हैंड पे अगर हम देखेंगे HRD रिप्रेजेंट करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। HRM में अपने ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को हम कंसिडर करते हैं, उसी के साथ हम अपने अदर हैंड पे HRD में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले मेंबर्स की या फिर सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट की बात करते हैं। दोनों में ही माइनर सा डिफरेंस है जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए और आ भी जाएगा। चलो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं HRM एंड HRD के डिफरेंस को। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे HRM एंड HRD का कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से समझिएगा कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, कि ये जो HRM है एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अप्रेजिंग करते हैं, कंपनसेटिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ को एंड अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशन, हेल्थ, सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न, विच मीन्स HRM में एक मैनेजर का या एक फर्म के ऑनर का क्या प्रोस्पेक्टिव रहता है। ये प्रोस्पेक्टिव रहता है कि इसमें हम प्रोसेस करते हैं किस चीज़ का, लोगों को हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अप्रेजिंग यानी कि उनका जो वर्क है उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, कुछ ना कुछ सैलरी देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, कंपनसेटिंग यानी कि उनके वर्क के लिए उन्हें सैलरी पेड करते हैं। ये सब काम किस पे करते हैं, कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज एंड अटेंडिंग देयर लेबर। कंपनसेटिंग करते हैं यानी कि उनको उनकी सैलरी देते हैं, साथ ही साथ अपने लेबर्स का रिलेशन मेंटेन रखते हैं। अपन एक मैनेजर अपना और अपने लेबर्स के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रखता है, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखते हैं फेयरनेस कंसर्न के साथ, यानी कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ साथ फेयर चीज़ें हो। तो यानी कि HRM मैनेजमेंट में, HRM में हम क्या करते हैं कि HRM एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अप्रेजिंग देते हैं, साथ ही साथ उनको कंपनसेटिंग करते हैं, यानी कि हाई एक्वायर करना मतलब कि उनको अपनी कंपनी में लेके आना, उनको एक पोस्ट प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग यानी कि जो भी उनका काम है उस काम को उन्हें सिखाना, अप्रेसिंग यानी कि जो भी वो वर्क कर रहे हैं उनके लिए उस काम के लिए उन्हें मोटिवेट करना, कंपनसेटिंग का क्या मीनिंग है कि जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसके लिए उन्हें एक अच्छी सैलरी या जो भी उन्हें चाहिए होता है, जो भी उनकी वांट होती है उसको फुलफिल करना। एम्प्लॉयज यानी कि हम किसके लिए करते हैं, एम्प्लॉयज के लिए करते हैं एंड अटेंडिंग टू देयर लेबर यानी कि एंड रिलेशन हेल्थ एंड सेफ्टी। और साथ ही साथ जो एक HRM मैनेजर होता है वो ध्यान रखते हैं कि उनके लेबर्स का रिलेशन बहुत अच्छे से चले और उनकी सेफ्टी और उनके हेल्थ का ध्यान रखते हुए उनके साथ फेयरनेस कंसर्न हो, यानी कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ जो भी हो अच्छा ही हो, और उनको इस तरीके की सब चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं HRM में। अब इसी तरह ऑन दी अदर हैंड HRD क्या करता है। HRD का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, ह्यूमंस रिसोर्स डेवलपमेंट। HRM ह्यूमंस रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट की बात होती है और इसमें हम किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। सीधा माइनर डिफरेंस यही आ रहा है, यहाँ मैनेजमेंट, यहाँ डेवलपमेंट। अब इसमें क्या कहा है, इट इज अ फ्रेमवर्क, कि एक फ्रेमवर्क है फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयज, यानी कि पहले से ही तैयार किया जाता है इसको, जो हेल्प करता है एम्प्लॉयज को डेवलप करने में, डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल स्किल्स को, विच मीन्स नॉलेज एंड एबिलिटीज को। यानी कि जो HRD है, HRD को मैं आपको अपने वर्ड्स में बताती हूँ कि क्या कहा गया है HRD में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
वर्क करता है एम्प्लॉयज की पर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए। जिसमें पर्सनल स्किल्स में क्या होती है कि उनको कुछ नया सिखाना, कुछ नई ट्रेनिंग देना, ताकि वो अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर सके और भी ज़्यादा एबिलिटीज उनकी इंक्रीज हो सके, उनकी नॉलेज बढ़ सके, उनकी पर्सनल स्किल्स बढ़ सके। यानी कि अगर वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो उस बदलाव में उनकी हेल्प करना। एचआरडी में हम अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करते हैं उनके पर्सनल स्किल्स के लिए, इसीलिए इसको एक फ्रेमवर्क कहा गया है जो कि क्या कराता है, उनके अपने एम्प्लॉयज की पर्सनल स्किल्स पे वर्क करता है, जिससे कि अगर ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट हो, यानी कि जो हमारे ह्यूमन है और ह्यूमन को जो हम एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंसान है ना, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, इंसान, और हम भी एक रिसोर्सेज हैं किस चीज का, कुछ ना कुछ काम को करने के लिए हम भी एक खुद रिसोर्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी फैक्ट्री में एक मैनेजर चाहिए, तो मैनेजर भी एक फैक्ट्री का क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। मैनेजर के थ्रू वर्क होगा ना मैनेजमेंट, तो मैनेजर भी क्या बना, यहाँ पे एक रिसोर्स बना, ह्यूमन रिसोर्स बना। तो इसीलिए एचआरडी में ये कहा गया है कि हम ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी हमारे पास मैन पावर है, उनकी पर्सनल स्किल्स पे अगर डेवलपमेंट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप ही डेवलपमेंट होगा। इसीलिए एचआरडी को एक फ्रेमवर्क कहा गया है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, ताकि अगर एम्प्लॉयज की पर्सनल स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी नॉलेज डेवलप होगी, उनकी एबिलिटीज डेवलप होगी, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आएंगे। तो दोनों के बीच में यही एक माइनर डिफरेंस है कि एचआरएम में हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, उसमें डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, बट एचआरडी में हम अपने ह्यूमंस के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। यहाँ हम मैनेज करते हैं ह्यूमन और रिसोर्सेज को, यहाँ हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, यानी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स एज अ लेबर, एज अ वर्कर हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ये था एक छोटा सा डिफरेंस हमारा एचआरडी एंड एचआरएम का। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम क्या कवर अप करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक नंबर 2 है हमारा क्वालिटी ऑफ एचआर मैनेजर। अब एक एचआर मैनेजर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और वो कौन कौन से वर्क को करते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे अपने एचआर मैनेजमेंट में एंड एचआर मैनेजर की क्वालिटीज के अंदर। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली एक एचआर मैनेजर के अंदर 5 मेन क्वालिटीज होती हैं और होनी भी चाहिए। इनके बिना एक एचआर मैनेजर, एक अच्छा प्रोफेशनल एचआर मैनेजर नहीं कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए उनके अंदर, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन अ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि उनके पास पूरी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को उन्हें क्या करना है, मैनेज करना है। एक्सपर्टाइज यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर एक फैक्ट, हर एक नॉलेज के बारे में उन्हें प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो एक एचआर मैनेजर की क्या क्वालिटी होती है कि उनके पास पूरी ज्ञान होना चाहिए, पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी होनी चाहिए, और वो एक्सपर्ट होने चाहिए अपने एचआर की फील्ड में। ओके, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वालिटी क्या है उनकी, कम्युनिकेशन, यानी कि एक एचआर को हमेशा उनके बात करने की वे में, उनके वे ऑफ टॉकिंग इतना डिफरेंट, इतना अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर, एचआर मैनेजर के अंदर, ताकि वो अपने ह्यूमन और रिसोर्सेज को मैनेज कर सके और उनकी एबिलिटी को जान के उनसे वर्क करा सके, इस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन मतलब इस तरीके से अपने और सबॉर्डिनेट्स के साथ बातचीत करें कि वो उनकी बात से अट्रैक्ट हो और उनके वर्ड्स को फॉलो करें। इसीलिए एक अच्छा कम्युनिकेटर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर होना एक क्वालिटी होती है एक एचआर मैनेजर की। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि एक जो मैनेजर होते हैं उनको मैनेजमेंट करना आना चाहिए बहुत अच्छे से, और सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। यानी कि अगर एक मैनेजर होके आप ही अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स एंड एम्प्लॉयज को कैसे कह सकते हो। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने आ रही हूँ, यानी कि इस क्लास की मैनेजर मैं हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पढ़ाने आ रही हूँ और आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। अगर मैं ही नहीं पढ़ाऊंगी तो क्या आप पढ़ पाएंगे, नहीं। तो सेम यही कहा गया है कि एक ऐसा मैनेजर को मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, साथ ही साथ वो सेल्फ डिसिप्लिन भी होनी चाहिए कि जो उन्होंने खुद भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं वो कभी उसको खुद से ना ब्रेक करें और खुद भी उस रूल्स को फॉलो करें, और अपने सभी एम्प्लॉयज को भी बोले, अपने वर्कर और लेबर को भी कहें कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैनेजर फॉलो करेंगे तो वर्कर्स एंड सबॉर्डिनेट खुद ब खुद सभी डिसिप्लिन को फॉलो अप करेंगे।
ट्रस्टवर्दी, यानी कि जो एक मैनेजर है हमेशा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ट्रस्टवर्दी कि जो उसने कह दिया, जैसा कहा है, हमेशा सबका भरोसा बनाए रखे, अपने टॉप लेवल के मैनेजमेंट के साथ भी, अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, और अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सभी सबॉर्डिनेट्स एंड वर्कर के साथ भी उनको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। किसी के साथ कोई विश्वासघात नहीं होना चाहिए। एक भरोसेमंद इंसान ही एक अच्छा एचआरएम बन सकता है, एचआर बन सकता है। फिर है इम्पार्टिकल्स, यानी कि एक एचआर को कैसा होना चाहिए, स्वयं क्या लेना चाहिए, उन्हें अपने आप डिसीजन लेने चाहिए, ठीक है, स्वयं निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। यानी कि स्वयं निर्धारण करने का मतलब क्या है कि जो भी चीज वो लेंगे, जितने भी डिसीजंस लेंगे, वो खुद से लें, अपने प्रैक्टिकल बेसिक नॉलेज एंड फैक्ट्स के बिहाफ पे लें। यानी कि इम्पार्टिकल होना चाहिए, यानी कि उन्हें प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, माइंड सेट उनका बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बिहाफ पे ही वो सभी क्या ले डिसीजंस ले, तभी वो इम्पार्टिकल और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एचआर मैनेजर कहलाई जाती है। यानी कि क्या था, बेसिकली 5 टर्म थी इस एचआर मैनेजर की क्वालिटीज के अंदर। नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड में। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग, यानी कि उनको कैसा होना चाहिए, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अपने वर्कर्स और सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन बिठा सके और उनसे अच्छे से बात कर सके। उनके अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए ताकि वो अपने वर्कर्स को लीड अप कर सके, ठीक है। मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, एक मैनेजर को ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे से मैनेजमेंट करे, सभी चीजों को अच्छे से मैनेज करके चले, साथ ही साथ उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत होना जरूरी है। अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे तो उनके वर्कर्स भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बन पाएंगे। ट्रस्टवर्दी हमेशा उन्हें विश्वासघाती नहीं होना, विश्वास पूर्ण रखना है, सभी का ट्रस्ट बनाए रखना है। इम्पार्टिकल कि अपने अपने डिसीजंस को खुद ले सके, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज एंड फैक्ट्स के बिहाफ पे। तो ये थी क्वालिटी ऑफ एचआर मैनेजर। अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारा एचआर प्लानिंग के बारे में। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 की। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एचआर पॉलिसी। एचआर पॉलिसी में हम क्या पढ़ेंगे, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक प्लान अहेड ऑप्टिमम यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल एसेस क्वालिटी एम्प्लॉय। यानी कि एचआर पॉलिसी में हम क्या करते हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लगातार होने वाला प्रोसेस है जो शुरू से एंड तक चलता है। एक सिस्टमेटिक प्लान होता है इसके अंदर। क्या होता है हमारा सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टम से कंटिन्यूअस, एक सिस्टम से चलने वाला, एक रूल एंड रेगुलेशन से चलने वाला क्या है, ये एक प्लान होता है जो किसकी ओर चलता है, अहेड अहेड ऑप्टिमम यूज। यानी कि यहाँ पे हम एक सभी चीजों का ऑप्टिमम, जितनी जिसकी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जितने भी मोस्ट वैल्यूएबल यानी कि जितने भी कीमती एसेट्स होते हैं, क्वालिटी एम्प्लॉयज होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम यूज करते हैं सिस्टमेटिक प्लान के साथ। यानी कि एचआर पॉलिसीज में हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें सिस्टमेटिक प्लान के साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं किसका, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूएबल, यानी कि जितने ज़्यादा कीमती एसेट्स या फिर क्वालिटी एम्प्लॉयज़ हैं उनका अच्छे से यूज़ करते हैं, ताकि उनका किसी भी तरीके से कोई दोहन ना हो सके या उनका कोई मिसयूज़ ना हो सके। तो ये क्या था, एचआर पॉलिसी के टर्म्स के बारे में था कि इसमें हम अपने सभी एम्प्लॉयज़ और वैल्यूएबल एसेट्स का यूज़ करते हैं ऑप्टिमम वे में, ताकि किसी का भी मिसयूज़ ना किया जा सके। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें मेजरली 4 मेन करेक्टरिस्टिक है। हमारा जो एचआर पॉलिसी है किसको लेके बनाई जाती है, पीपल ओरिएंटेड होती है, यानी कि जितने भी हमारे ह्यूमंस होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है कि जो भी हम करें उससे उनका क्या होना चाहिए, बेनिफिट ही होना चाहिए, किसी का उससे किसी भी तरीके का मिसयूज या मिसलीड नहीं होना चाहिए कोई भी। फिर क्या है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, जब भी हम एचआर पॉलिसीज का यूज करते हैं तो वो हमेशा एम्प्लॉयज को अपने मद्देनजर रखते हुए ही वर्क करती है। गिव अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हमेशा एचआर पॉलिसी क्या करती है, सभी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज मौका देती है, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हमेशा हमारी एचआर पॉलिसी जो होती है फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोच के चलती है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, या कब क्या कैसे होगा। तो ये थी हमारी 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआर पॉलिसी। अब इसी के साथ हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एचआर पॉलिसी के प्लान्स की, यानी कि किस प्रोसेस को हम एचआर पॉलिसीज के प्रोसेस की, जिसमें हम जानेंगे किस किस प्रोसेस को एक एचआर पॉलिसीज में फॉलो अप किया जाता है ताकि एक अच्छी बेस्ट पॉलिसी को
फॉर्मेट किया जाए या फॉर्म किया जाए। तो सबसे पहले इन 6 डिसीजंस को लिया जाता है जब हम एक एचआर पॉलिसीज को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिसी नंबर 1 में, मतलब कि हमारा डिसीजन नंबर 1 में कौन सा प्रोसेस नंबर 1 है। हमारा प्रोसेस नंबर 1 क्या बताता है, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, यानी कि हम इसमें एनालाइज करते हैं कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को कंसिक्यूट करने जा रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे को किस किस चीज़ की नीड होती है। एक मैनेजर यहाँ एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि विश्लेषण करते हैं। हर एक लैंग्वेज में बताती हूँ मैं आपको, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं आपको पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वर्ड के बारे में बताती हूँ तो मैं उसको ट्राई करती हूँ कि 2 से 3 वर्ड्स कुछ ऐसे बता दिए जाएं आपको, जो आपके दिमाग में उन 2 से 3 वर्ड में कोई एक वर्ड तो आपके माइंड में रह जाए। हिंदी में भी बताती हूँ, इंग्लिश का भी इजी वर्ड बताती हूँ, और एक ऐसा कन्वीनियंट लैंग्वेज बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में रह जाए। जैसे ये एनालाइज, इसी के अभी अभी मैंने आपको 3 वर्ड्स बता दिए कि एनालाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स को, यानी कि विश्लेषण करते हैं, ऐसा हिंदी। एनालाइज मतलब ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा इंग्लिश। और एनालाइज तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की नीड है हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले जब भी हम पॉलिसीज़ को फॉर्म करने जाते हैं तो हम एनालाइज करते हैं कि किस किस चीज़ की नीड है, किस किस प्रोसेस से हमें गुजरना है, या क्या भी कौन कौन से चेंजेस करने हैं, ये सभी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी पॉलिसी को फॉर्म करते हैं। फिर क्या है, फोरकास्टिंग डिमांड फॉर द ह्यूमन रिसोर्स, हाँ, यानी कि जब हम एनालाइज कर लेते हैं तो फोरकास्ट करते हैं, यानी कि आइडिया लगाते हैं कि किस चीज़ की डिमांड मोस्ट है, किस चीज़ की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे फोरकास्ट में क्या हो गया, आइडिया लगाना, ठीक है। फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ HR, यानी कि यहाँ पे हम फोरकास्ट करते हैं सप्लाई का। पहले हमने डिमांड का फोरकास्ट कर लिया कितनी ज़रूरत है, फिर हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं। फोरकास्टिंग मतलब आइडिया लगा लेते हैं कि अगर डिमांड इतनी है तो सप्लाई कितनी होनी चाहिए। देन है एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स, यानी कि ये देखते हैं कि अगर हमें यार ये सप्लाई, डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, तो हमारे को एक्चुअल में कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड होगी, कितनी कितनी मैन पावर की नीड होगी। एक्शन प्लानिंग, एक्शन प्लानिंग क्या करता है, एक्शन प्लानिंग ये बताता है कि जब हम ये सभी डिसीजंस ले लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं, डिमांड सप्लाई दोनों को, मैन पावर का एस्टिमेट लगाते हैं, तो वो अपने प्लान को एक्शन देना शुरू कर देने की, परफॉर्म करना, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। मॉनिटरिंग, कंट्रोल, और जब एक्शन में आ जाता है प्लान हमारा, तो अब हम यहाँ पे उसको मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि देखना शुरू कर देते हैं कहाँ क्या कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और किस किस चीज़ के बदलाव की जरूरत है। नियंत्रण करना यहाँ से हम चालू कर देते हैं, मॉनिटर एंड नियंत्रण करना यहाँ से चालू कर देते हैं कि अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है या सही हो रही है तो हमें उसे कैसे लीड करना है। तो ये 6 प्रोसेस ऑफ HR पॉलिसी होती है, जिसमें एनालाइजिंग होता है, फोरकास्टिंग, सप्लाई, डिमांड, एस्टिमेट, मैन पावर, एक्शंस एंड मॉनिटरिंग। ये 6 प्रोसेस हैं। इन 6 प्रोसेस को आपको एज इट इज ही लिख के आना होगा। 6 के 6 प्रोसेस मैं आपको 2 टाइम रिवाइज भी करा चुकी हूँ, 1 टाइम एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो ये इसी ही सीक्वेंस में लिखे जाएंगे जो प्रोसेस ऑफ HR पॉलिसी है। अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है जॉब एनालाइज। जॉब एनालाइज में क्या करते हैं, इसमें HR जो होते हैं एनालाइज करते हैं कि किस तरीके की जॉब, यानी कि किस तरीके का वर्क उनकी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाएगा या किया जाना चाहिए, उनको किस तरीके के एम्प्लॉयज़ की नीड होगी, किस तरीके के वर्कर्स की नीड होगी, कौन सा डाटा चाहिए होगा उस पूरे ओवरऑल वर्क को कंप्लीट करने के लिए। जॉब एनालाइज में सब कुछ क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, पहले से विश्लेषण किया जाता है, आइडिया लगा लिया जाता है, फॉरकास्टिंग की जाती है। देन उसके बिहाफ पे हम जॉब की डेस्टिनेशन रखते हैं, जॉब के स्पेसिफिकेशन रखते हैं, और उसी में रिक्रूटमेंट एंड अनदर सभी प्रोसेस को इंक्लूड करके उस जॉब प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट, हायरिंग, प्लानिंग, ये सब चीज़ इसके अंडर ही आ जाती है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन में जानेंगे जॉब एनालाइजिंग क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, ये है एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ जॉब एनालिसिस, जिसमें हम क्या जानेंगे, फॉर्मल प्रोसेस। यहाँ पे हम एक फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई इनफॉर्मल वर्क नहीं होता है, फॉर्मल वर्क होता है। फॉर्मल वे में हम प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कंटेंट ऑफ अ जॉब, यानी कि किस तरीके के कंटेंट, यानी किस चीज़ की हमें नीड है अपने जॉब टर्म में, टर्म ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व, यानी कि किस तरीके की जॉब के लिए
सीधी साधारण भाषा में समझिए, यहाँ पे हम फॉर्मल प्रोसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ इनफॉर्मल नहीं होता है। सभी वर्क एक सर्टेन मैनर्स में होता है, सर्टेन मैनर में होता है। यहाँ पे एक हम जॉब एनालाइज में हम पहचानते हैं अपने कंटेंट को, यानी कि जानते हैं कि किस चीज़ की हमें एक्चुअल में नीड है, किन किन एक्टिविटीज़ को हम इन्वॉल्व करेंगे अपनी एट्रीब्यूट्स, यानी कौन कौन सी हमारी ज़रूरत की नीडें हैं जिनको हमें चाहिए ही चाहिए परफॉर्म करने के लिए वर्क को, यानी कि कैसे पर्सन की ज़रूरत होगी जो वो उन सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। आइडेंटिफाई करेंगे मेजर जॉब रिक्रूटमेंट को, ठीक है, यानी कि जॉब एनालाइज में हम पहचानते हैं कि किस तरीके का काम हमारे पास है और किस तरीके की जॉब वो बनेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व की जाएंगी और किस चीज की हमें एक्चुअल में नीड है, ठीक है, और कैसे इंसान की नीड है जो उस वर्क को परफॉर्म करेगा। परफॉर्म द वर्क, आइडेंटिफाई द मेजर जॉब रिक्वायरमेंट। और जब हम इन सबको एनालाइज कर लेते हैं तो फिर हम उस प्रॉपर जॉब को एनालाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मिस्टर ए है यहाँ पे एक मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए यहाँ पे एक मैनेजर है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी एक कंपनी है जो जिस कंपनी में ये वर्क कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि उन्हें अकाउंटेंसी का वर्क कराना है, ठीक है। तो अब अकाउंटेंसी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, अकाउंटेंसी में बहुत सारी चीज़ें आती है। लेजर मेंटेन करना, अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन करना, सेल परचेज मेंटेन करना, आईटीआर रिटर्न करना, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। आईटीआर इनकम टैक्स पे करना एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ जाता है, बट जो अकाउंट्स मेंटेन करने का वर्क है वो एक बेसिक लेवल का वर्क है। दोनों ही जो जॉब है अलग अलग फील्ड है एक ही फील्ड की, पर दोनों का वर्क अलग अलग है। एक अकाउंटेंट में और एक सीए में, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी के बिहाफ पे अब जब यहाँ पे मिस्टर ए एनालाइज कर लेंगे कि अगर उन्हें एक सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटेंट की जरूरत है जो उनके सभी अकाउंट्स को मेंटेन करे, सेल परचेज बताए और प्रॉफिट एंड लॉस बताए, तो वो किसको हायर करेंगे, इसके लिए एक अकाउंटेंट को हायर करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया उनके कंटेंट को कि आखिर उनके पास काम क्या क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने इन्वॉल्व किया उन सभी एक्टिविटी को कि उन्हें क्या क्या कराना था, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने थे। फिर उन्होंने देखा कि उनको ज़रूरत किस चीज़ की है, उनको सिर्फ एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो उन्होंने वर्क को पहचान लिया कि उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो इसीलिए जब उन्होंने उसको पहचान लिया तो उन्होंने क्या लिया, देखा कि उनके जॉब के लिए बेसिकली किस चीज़ की रिक्रूटमेंट चाहिए था। एक जॉब एनालाइज की छोटी सी डेफिनेशन, होपफुली समझ आई होगी, नहीं आएगी तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, ठीक है। Suggest me some new way if you are not understand in this way, okay. Then next, the process of job analyze। process of job analyze में क्या इन्वॉल्व करते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, एबिलिटीज की और स्किल्स की बात करते हैं एक पर्सन की जो अभी उस जॉब को परफॉर्म करने वाला है। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आ जाती है, स्पेशल स्किल्स आ जाती है एक एम्प्लॉय की, या फिर एक कह सकते हैं हम किसकी, एक एम्प्लॉय या फिर किसी एक पर्सन की जो उस जॉब को पर्टिकुलरली परफॉर्म करने जाते हैं। यानी कि जॉब प्रोसेस के दो प्रोसेस हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। होपफुली ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा गाइज आप लोगों को। इसी के साथ ये वीडियो आज हम यही खत्म करते हैं। इसी के साथ आपकी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। यूनिट नंबर 1 2 शॉर्ट्स वीडियो में कंप्लीट हो गई है, 20 और 30 मिनट्स की। सो hit the like button if you like that video. Don't forget to like, share and subscribe. Take care. Bye bye.